वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे सराउंडिंग से, हमारे रियल लाइफ से काफ़ी कोरिलेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से जाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बायोलॉजी के हों या ना हो, बिकॉज टुडेज़ टॉपिक इज़ कैंसर। एंड एज वी नो, कैंसर एक कॉमन डिजीज़ है जो हमारे सराउंडिंग्स में कई लोगों को होती है। आई होप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखेंगे वो इस बारे में अवेयर भी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि कैंसर की वर्ल्ड में और इंडिया में क्या पोजीशन है, यानी कि अप्रॉक्स कितने % हैं जो इनसे इन्फेक्ट होते हैं। तो अगर हम बात करें दैन कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीवियर डिजीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में जो मैक्सिमम % अप्रॉक्स अगर किसी डिजीज़ से डेथ होती है तो आज की डेट में शायद वो कैंसर है। नाउ मोर देन 1 मिलियन ऑफ इंडियंस सफ़र फ्रॉम कैंसर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली। तो करीब 1 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस भी हैं जो कि पर ईयर कैंसर से सफ़र करते हैं और उनमें से कई लोग जो हैं कैंसर की वजह से मर भी जाते हैं। अब जान लेते हैं कैंसर होता क्या है, इसके फैक्ट क्या हैं और किस तरह से ये स्प्रेड होता है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैंसर कॉजिंग जीन इज़ कॉल्ड ऑन्कोजीन। जीन्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जीन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। कोई भी जो कैरेक्टर है या कोई भी ट्रेट एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है तो उसके पीछे जो रोल होता है वो होता है जीन का। और अगर कोई जीन कैंसर कॉज कर रहा है तो उस जीन को हम बोलेंगे ऑन्कोजीन। यानी इन सिंपल वी कैन से दैट कैंसर कॉजिंग जीन इज़ कॉल्ड ऑन्कोजीन। ये वो जीन है जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं, यानी किसी भी पर्सन में कैंसर की बीमारी को फैला सकते हैं। These oncogenes are formed due to mutation in normal genes of the cell। तो यहाँ पर एक जो टर्म आ रही है म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब आप लोगों को पता होगा कि जब भी किसी जीन की जेनेटिक सीक्वेंस चेंज हो जाती है, उसके बदलने के पीछे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल। तो ये मैटर नहीं करता है, बट किसी भी कारण से अगर किसी भी जीन की कोई सीक्वेंस बदल जाती है और बदलने के बाद एक नई सीक्वेंस हमको मिल जाती है तो इस चेंज सिक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन की वजह से ही जो है एक नॉर्मल सेल का जो जीन है वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर कोई सेल जो पहले कभी नॉर्मल रही होगी उसमें कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स आए जिन्होंने उस नॉर्मल सेल को ऑन्कोजिनस यानी कि कैंसर सेल में कन्वर्ट कर दिया। तो कोई भी सेल जो है म्यूटेशन की वजह से ही ऑन्कोजीन्स डेवलप करती है। In normal cells of our body, growth and differentiation is highly controlled and regulated by contact inhibition mechanism। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है। हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें एक लिमिटेड और कंट्रोल्ड ग्रोथ ही देखने को मिलती है। यानी ऐसा नहीं कोई भी सेल जो है ज़रूरत से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ करे, ऐसा नहीं होता है। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मैकेनिज़्म वर्क करती है। इस मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग एज वी नो हमारी बॉडी की हर एक सेल आपस में कनेक्ट रहती है और हर एक सेल के लिए एक फिक्स्ड स्पेस होता है, यानी कि उसका साइज़, शेप, डेंसिटी, वॉल्यूम एक फिक्स्ड रेशियो तक ही बढ़ सकता है। और साथ में एक सेल के नंबर ऑफ़ डिवीज़न भी लिमिटेड ही होते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा डिवाइड भी नहीं कर सकती। ये इस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मैकेनिज़्म की वजह से होता है, क्योंकि किसी भी सेल की जो सराउंडिंग सेल्स हैं उसको एक लिमिटेड ग्रोथ के लिए ही प्रमोट करती है और इसी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मैकेनिज्म। सो वी कैन से दैट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट ऑफ आवर बॉडी सेल्स इनहिबिट्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो हमारी बॉडी सेल में जो भी सेल टू सेल कॉन्टैक्ट यानी कि जो सेल आपस में कनेक्ट रहती हैं, इनके आपस में कनेक्शन की वजह से ही जो है ये ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती, क्योंकि हर एक सेल के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स्ड स्पेस होता है और वो अपने स्पेस के अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेस को कवर नहीं कर सकते।
नाउ कैंसर सेल्स लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कि जो हम कैंसरस सेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर एक यही प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की वजह से जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो दूसरी सेल के कांटेक्ट में आते ही जैसे उनका एरिया कंप्लीट हो जाता है वो अपने आप अपनी ग्रोथ को कंट्रोल कर लेती हैं। बट कैंसरस सेल में ऐसा नहीं होता। इनमें जैसे ही ऑन्कोजीन्स डेवलप होते हैं इसकी वजह से कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो मैकेनिज़्म है वो फिनिश हो जाती है, यानी कि अब ऑन्कोजीन्स जो हैं उस सेल को कंट्रोल करते हैं, यानी कि कैंसरस जीन उस सेल को कंट्रोल करते हैं और उस सेल को लगातार डिवाइड करने के लिए प्रमोट करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस अ कैंसरस सेल कंटिन्यू टू डिवाइड एंड फॉर्म अ मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर। तो इसी वजह से हमारी जो सेल है वो लगातार डिवाइड करती रहती है क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मैकेनिज़्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब कोई भी सेल इस तरह से कैंसरस हो जाएगी और लगातार डिवाइड करेगी तो बहुत सारी सेल्स का एक बंच बन जाएगा और उसी को ही हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर। तो ट्यूमर वर्ड आप लाइफ में इससे पहले भी सुन चुके हैं, बट एक्चुअल में ट्यूमर बनता कैसे है ये आपको आज क्लियर हुआ होगा कि जब भी कोई सेल अपनी नॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज़्म से ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ करे और बहुत ज़्यादा ही रैपिड वे में डिवाइड करे तो वो एक सेल का बहुत बड़ा सा मास क्रिएट कर लेती है जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं। अब यहाँ पर ट्यूमर भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बिनाइन ट्यूमर एंड अनदर वन इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर। और यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, पहचानना होगा कि कौन से ट्यूमर हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल है। तो हम बात कर लेते हैं बिनाइन ट्यूमर की। Benign tumors normally remains confined to their original location and do not spread to other parts of the body and cause little damage। तो ये जो benign tumors होते हैं इनमें एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इनकी जो सेल्स हैं जहाँ पर डिवाइड कर रही हैं उसी लोकेशन पे ही डिवाइड करेंगी, अपनी लोकेशन को बदल के किसी और बॉडी पार्ट्स में मूव नहीं करती। और इस वजह से इस टाइप के ट्यूमर से बहुत कम लॉस होता है क्योंकि जो बिनाइन ट्यूमर की जो सेल्स हैं बॉडी के एक पर्टिकुलर ऑर्गन में ही अगर डेवलप कर रही हैं तो उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही वो ग्रो करती रहेंगी, उसके अलावा वहाँ से मूव करके कहीं और नहीं जाएंगी। तो इस टाइप के ट्यूमर्स को हम इजीली सर्जिकली रिमूव कर देते हैं और क्योर कर लेते हैं। बट जो सेकेंड वन कैटेगरी है मैलिग्नेंट ट्यूमर, यही मेनली कैंसरस है। सो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑन द अदर हैंड आर अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को हम नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स बोलते हैं और ये सेल्स बहुत तेज़ी से डिवाइड करती हैं। दीज सेल्स डिवाइड वेरी रैपिडली एंड कॉज डैमेज टू सराउंडिंग सेल्स फॉर देयर ग्रोथ। तो इन सेल्स में जो डिवीज़न है बिनाइन ट्यूमर की सेल्स की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है और जब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करेंगी तो इनको एनर्जी सी होगी और ये एनर्जी के लिए क्या करती हैं, अपने सराउंडिंग्स में यानी इनके चारों तरफ जो नॉर्मल सेल्स होती हैं ये उन नॉर्मल सेल्स को धीरे धीरे डैमेज करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं और उनसे एनर्जी लेकर फिर से अपनी ग्रोथ को कंटिन्यूसली बनाए रखती हैं, यानी कि ये अपने आसपास की नॉर्मल सेल्स को डैमेज करती जाएंगी और ख़ुद को ग्रो कराती जाएंगी। सो दीज नियोप्लास्टिक सेल्स कैन मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैन क्रिएट अ न्यू ट्यूमर देयर। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस। अगर आप कैंसर पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मेटास्टेसिस, जो आपको पता होनी चाहिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो नियोप्लास्टिक कैंसरस सेल होती हैं इनमें एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि बिनाइन ट्यूमर की जो सेल्स हैं वो जिस जगह पर ग्रो कर रही थी उसी जगह पर रहेंगी, बट जो नियोप्लास्टिक सेल्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर सकती हैं। यानी कि सपोज़ ये बॉडी के किसी एक पार्ट में पहले जनरेट करके ट्यूमर जनरेट कर रही थी और हो सकता है उसके बाद वही सेल्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के किसी दूसरे पार्ट्स में भी जाकर दोबारा से एक नया ट्यूमर जर्मिनेट कर सकती है और इनकी इसी माइग्रेशन प्रॉपर्टी को बोला गया है मेटास्टेसिस। यानी इन शॉर्ट वी कैन से दैट मेटास्टेसिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ neoplastic cells to move from one location to another location in the body and create a new tumor। तो that's why जो malignant tumor है वो mainly cancerous है
क्योंकि यहाँ की जो सेल्स हैं बॉडी में एक जगह पर ट्यूमर जर्मिनेट करेंगी, फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किसी और पार्ट्स में भी जा सकती हैं और वहाँ पर भी जाकर ट्यूमर को जर्मिनेट कर सकती हैं, और इसी प्रॉपर्टी को बोला गया है मेटास्टेसिस। सो आई होप आपने कैंसर क्या है, ऑन्कोजीन्स क्या है, मेटास्टेसिस क्या है, किस तरह से कैंसर स्प्रेड हो रहा है, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे हम बात करते हैं कॉज ऑफ कैंसर की, यानी कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से कैंसर हो सकते हैं। सो अ नॉर्मल सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ नियोप्लास्टिक कैंसरस सेल बाय फिजिकल और केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो कोई भी एक जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल नियोप्लास्टिक सेल यानी कि जो कि कैंसरस सेल है, वो फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली किसी भी एजेंट्स के थ्रू एक कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो सकती है। सो ऑल दीज एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। वो सारे के सारे एजेंट्स, चाहे वो फिजिकल एजेंट्स हों, चाहे केमिकल एजेंट्स हों, चाहे बायोलॉजिकल एजेंट्स हों, अगर वो कैंसर कॉज कर रहे हैं तो उन सभी एजेंट्स को हम सिंगल वे में कार्सिनोजेंस बोल सकते हैं। मीन्स ऑल द एजेंट्स which are responsible for causing cancer are called carcinogens. Now start with the example of carcinogens. तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें कार्सिनोजेंस में, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स रेज एंड गामा रे, यानी कि हमारी बॉडी में जो एक्स रे और गामा रेज आती हैं, इनकी वजह से भी हमारी जो बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स हैं वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। And non-ionizing radiation like UV in the sense ultraviolet rays can cause DNA damage and form oncogenes. तो बेसिकली आयोनाइजिंग रेडिएशन हो जैसे कि एक्स रे या गामा रे, चाहे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हो जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, ये सभी जो है हमारे स्किन के अंदर जो सेल्स हैं उनके डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, और जैसे ही हमारा डीएनए डैमेज होगा तो उसमें म्यूटेशन होगा और हमारे जो नॉर्मल जीन्स हैं वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड ऑन्कोजीन्स कैन कॉज कैंसर। सेकेंड एग्जाम्पल है द केमिकल कार्सिनोजेन प्रेजेंट इन टोबैको इज़ अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। जैसे कि आप लोग ने सुना ही होगा टोबैको कॉजेज कैंसर, और कई प्रोडक्ट्स के बाहर टोबैको जो के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बाहर भी एक हाईलाइटेड पॉइंट लिखा होता है कि इस टोबैको से कैंसर होता है। तो कहीं ना कहीं टोबैको में जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं जिनको कि हम कार्सिनोजेंस बोल रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक जो है लंग कैंसर का मेजर कॉज है, यानी कि ये मेनली लंग कैंसर करते हैं। थर्ड वन इज़ कैंसर कॉजिंग वायरसेस हैव वायरल ऑन्कोजीन। मैंने जैसे कि बताया था फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सारे के सारे एजेंट्स जो हैं कार्सिनोजेंस ही बोले जाएंगे। ये जो आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है, और ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ये कहीं ना कहीं जो है हमारे एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं, यानी कि फ़िज़िकल एजेंट हो गए। ये जो केमिकल कार्सिनोजेन है जो कि टोबैको में प्रेजेंट है, ये केमिकल कंपोनेंट हो गया। अब अगर हम बात करें, कुछ वायरस भी होते हैं जो कि वायरल ऑन्कोजीन्स डेवलप कर लेते हैं, यानी नॉर्मली जो वायरस होते हैं उनमें भी एक ऐसे जीन्स होते हैं जो कि कैंसरस जीन की तरह वर्क करते हैं, और उन जीन्स को हम वायरल ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। तो जहाँ पर वायरस की वजह से कैंसर होगा वहाँ पर हम इन्हें बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस बोल सकते हैं। सेवरल नॉर्मल सेल्स हैव जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर व्हेन गेट्स एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस। हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, वहाँ पे भी कुछ सेलुलर ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में भी कुछ नॉर्मल ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, बट नॉर्मली वो इनएक्टिव रहते हैं, बट किसी पर्टिकुलर फिज़िकल या केमिकल कंडीशन के आने पर ये हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारी बॉडी की सेल्स को कैंसरस कर देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि फिज़िकली, केमिकली और बायोलॉजिकली इतने सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, और इन्हीं को हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। और इन्हीं डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स की वजह से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये तो बात हो गई कि
कितने टाइप के कार्सिनोजेंस प्रेजेंट हैं। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के बारे में। मीन्स इफ़ अ पर्सन इज़ इन्फेक्टेड विथ कैंसर देन हाउ कैन वी डिटेक्ट इट। सो हेयर फर्स्ट टेक्निक इज़ बाय ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज़ अ काइंड ऑफ ब्लड कैंसर, और ब्लड कैंसर के केस में क्या होता है, मेनली हमारी ब्लड की जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, इनमें से जो डब्ल्यूबीसी का काउंट है अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस केस को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। तो हम ब्लड और बोन मैरो के टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारी ब्लड में उन पर्टिकुलर डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो सेल्स रैपिड ग्रोथ शो कर रही हैं, और रैपिड ग्रोथ की वजह से उनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। मींस वो सेल्स कहीं ना कहीं अब कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो ये तो हो गई पहली टेक्निक। सेकेंड वन क्या है, बायोप्सी। इन बायोप्सी अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यूज कट, स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। कभी कभी हमारे बॉडी के आउटर पार्ट्स पे या स्किन पे ही कुछ ऐसे फिजिकल अपीयरेंस आ जाते हैं जो कि एक तरह से कैंसरस फॉर्म को शो करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, उस सस्पेक्टेड टिश्यू को जो कि बॉडी में एक्सटर्नली एक बेमतलब की आउटग्रोथ क्रिएट कर रहा है, यानी कि वो ऑर्गन, एक पर्टिकुलर चीज़ जो हमारी बॉडी में एक्सेसिव ग्रोथ कर रही है, उस सस्पेक्टेड टिश्यू को काट करके, स्टेनिंग करके, यानी कि उसमें कलरेशन करके माइक्रोस्कोप पे एग्जामिन किया जाता है और उसका पता लगाया जाता है कि ये जो टिश्यू एक्स्ट्रा डेवलप हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है। कहीं इसके पीछे, इस टिश्यू के एक्स्ट्रा ग्रोथ के पीछे कैंसरस सेल का रोल तो नहीं है। तो इस तरह से हम बायोप्सी से भी किसी सस्पेक्टेड टिश्यू के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये कैंसरस है या नहीं है। कुछ और टेक्निक्स होती हैं जैसे कि रेडियोग्राफी, सीटी आपने सुना ही होगा, जिसको कि हम कंपाउंड टोमोग्राफी बोलते हैं, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, रिया, रेडियो इम्यूनो एसे। इनमें से रिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उस केस में डिटेक्ट करने में हेल्प करती है जहाँ पर हमें मेटास्टेसिस देखने को मिलती है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में जो कैंसरस सेल्स हैं वो एक ऑर्गन से दूसरे लोकेशन या दूसरे ऑर्गन की तरफ मूव कर रही हैं, तो उसको इसमें हम रिया टेक्निक का यूज़ करते हैं। क्योंकि रिया में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर एंटीजेंस को रिलीज़ करते हैं जिनके पास बाइंडिंग कैपेसिटी होती है कैंसर के एंटीबॉडीज से बाइंड करने की। प्लस ये रेडियो लेबल्ड होते हैं, तो ये बॉडी में जैसे ही हम इनको इंसर्ट करते हैं तो हमारी बॉडी के जिस पार्ट पे भी कैंसरस सेल्स प्रेजेंट होंगी वहाँ पर ये जो एंटीजेंस हैं कैंसरस सेल की एंटीबॉडीज से जाकर ज्वाइन कर जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। और जैसे ही बाइंड करेंगे तो हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पर ये एंटीजन एंटीबॉडीज़ आपस में बाइंड करें वहाँ पर कैंसरस सेल प्रेजेंट हैं। तो ये एक यूनिक टेक्निक है। सो आपने देख लिया कि इन सब तरीक़ों से कैंसर की डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो अब एक लास्ट ही चीज़ बचती है, ट्रीटमेंट, यानी कि हम कैंसर को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बोलूँगा, ये बहुत ही फेटल डिजीज़ है। कई टाइप की कैटेगरीज होती हैं कैंसर की, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी बहुत सारे होते हैं। सो कैंसर कैन बी ट्रीटेड बाय सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी का मतलब आप सभी नॉर्मली जानते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर टिश्यू जो एक्सेसिव ग्रोथ कर रहा है उसे हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो अदर इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं वो हैं रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। सो पहले रेडियोथेरेपी देख लेते हैं। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स, यहाँ पर ये रूमर हो गया RUMOUR, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर irradiated lethally and chemotherapeutic drugs are used to kill cancerous cells। यानी रेडियोथेरेपी में क्या होता है, हम पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने बताया ना, रिया टेस्ट में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे कैंसरस सेल है उसको हम रेडियो लेबलिंग के थ्रू हाईलाइट कर लेते हैं। और जैसे ही हाईलाइट कर लेते हैं उसी पर्टिकुलर हाईलाइटेड पार्ट्स में जहाँ पे वो कैंसरस सेल प्रेजेंट है वहाँ पे हम कुछ कीमोथेरेपी वाले ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया की जो कैंसर सेल्स हैं उनको वहीं का वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट साथ में कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा
कुछ लोगों में जो है हेयर लॉस वगैरह हो जाता है या स्किन डैमेज वगैरह होती है। तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बट ट्रीटमेंट नेसेसरी है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो आगे जो है इन सेल्स की जो ग्रोथ है लगातार बढ़ती ही रहेगी। अब हम बात करें अगर इम्यूनोथेरेपी की, देन इन केस ऑफ इम्यूनोथेरेपी अल्फा इंटरफेरॉन्स आर यूज्ड टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम टू किल द कैंसरस सेल्स। इम्यूनोथेरेपी का मतलब ही होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई कैंसरस सेल जर्मिनेट कर रही है और हमारी बॉडी उन कैंसरस सेल को जो है डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम बाहर से कुछ ऐसे ड्रग्स या बाहर से ही कोई एंटीबॉडीज़ ऐसी लें जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे और उन कैंसरस सेल से लड़ने में बॉडी की हेल्प करे। तो यहाँ पर ये जो अल्फ़ा इंटरफेरॉन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है, क्योंकि ये एज ए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की इम्यून रिस्पॉन्सिव ड्रग्स की तरह वर्क करता है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को उन कैंसरस सेल से लड़ने के लिए एक्टिवेट करता है। और अल्फ़ा इंटरफेरॉन कई बार एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप कि कैंसर क्या है, कैसे होता है, इसके डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स क्या हैं एंड हाउ कैन वी ट्रीट कैंसर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।